जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने श्रेया ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है मुझे कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज की क्लास बहुत ही खास होने वाला है। क्लास 10th की हिंदी की शुरुआत हम लोग आज करेंगे। हिंदी क्लास 10th की जिसमें 24 चैप्टर है, जिसमें 12 काव्यखंड का है और 12 गद्यखंड का है। तो कुल मिलाकर 24 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। गद्यखंड और काव्यखंड मिलाकर 24 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। इसमें पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि निबंध है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इसके माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इस चैप्टर के माध्यम से जिनकी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए हैं, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लास 10th हिंदी के बारे में। हम लोग आज पढ़ रहे हैं पार्ट 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना किए थे। और संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इन्होंने बहुत मेहनत किए, लोगों का बहुत सारा ताना सुने, क्योंकि ये महार जाति से बिलोंग कर रहे थे और इन्होंने अपनी शिक्षा के लिए बहुत परिश्रम किए। लोग एक दूसरे से बहुत छुआछूत की भावना रखते थे उस समय, और इन्होंने इन छुआछूत को दूर करने के लिए बहुत अथक प्रयास किए और अंततः दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने बहुत लड़ा। दलितों को उनका हक दिलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत अथक प्रयास किए, क्योंकि उस समय दलितों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। अगर कोई लोग किसी के शरीर में अगर टच कर देते थे तो वह लोग छुआछूत मानते थे कि क्या हो गया। कोई लोग अगर चापाकल पर पानी पीने के लिए चल जाते थे तो वहां के लोग चापाकल से पानी नहीं भरते थे। अगर कोई कुआं के पास अगर कोई पानी दलित लोग भरते थे तो समझिए कि वहां का पानी कोई लोग छूते नहीं थे, कहते थे छुआ गया पानी, हम लोग पानी नहीं पियेंगे। इतना भेदभाव चरमोत्कर्ष पर था उस समय। और इन्होंने अथक प्रयास किया कि हमारे देश से जातिवाद खत्म हो जाए, छुआछूत की भावना खत्म हो जाए, तभी हमारा देश का विकास हो पाएगा। इन्होंने अथक प्रयास किया है और संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, और इनका जन्म होता है महू मध्य प्रदेश, मध्य एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश, ठीक। और इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और इनका जाति ये थे महार जाति से ये बिलोंग करते थे। और इनकी माता का नाम भीमाबाई था और पिता का नाम रामजी सकपाल था। और इनका विवाह 1906 ईस्वी में हुआ था रमाबाई के साथ। इन्होंने मैट्रिक पास किए 1907 ईस्वी में। मैट्रिक इन्होंने पास किया 1907 ईस्वी में। और इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे जिनसे इन्होंने प्रेरणा लिया, जिनसे ये प्रेरित होकर पढ़ाई किए। और देखिए, प्रथम भाषण का सम्मेलन जो आयोजन हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था, जो लाहौर में हुआ था, जो कि अब वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। और इनकी प्रसिद्ध रचना है हु आर दे इनके प्रसिद्ध रचना थे। ये अंग्रेजी में बहुत सारी रचनाएं लिखे थे। और अगला है हु आर सुद्राज, और अगला है द कास्ट इन इंडिया। और इनका निधन हुआ, प्यारे साथियों, इनका निधन हुआ 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। तो आज की जो रचना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा,
ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग अब करेंगे। पहले हम लोग सारांश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सारांश हम लोग पहले पढ़ेंगे, इसका क्या सारांश है। तो आप एक एक बात ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इन्होंने जो रचना लिखा है ये बहुत ही इंटरेस्टेड है। और ये जो लिखे हैं ये जाति प्रथा के बारे में लिखे हैं कि जाति प्रथा हमारे देश में बहुत ही विडंबना की बात है। जाति प्रथा आज भी, हम आप जिस समाज में रहते हैं वहां जाति प्रथा बहुत ही चरमोत्कर्ष पर आज भी है भारत में। जब चुनाव का समय आता है तो लोग अपने जाति के अनुसार ही वोट देते हैं, भले उनका जाति काम करे या ना करे। कोई भी नेता होता है वोट मांगने के लिए जाता है तो कहता है कि इस बार तो सड़क नहीं बना, लेकिन इस बार हम जीतेंगे तो पक्का बना देंगे। अगर मान लीजिए कोई, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं किसी नेता का नाम ले रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। कोई नेता है, अभी जो जातिवाद के नाम पर क्या होता है, जिसे मान लीजिए आरजेडी है, राजद, ये लोग क्या करते हैं कि यादव है तो यादव को ही वोट करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि यादव है तो हमारा यादव ही क्यों ना सरकार बने, भले वो काम करे या ना काम करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये क्या करते हैं, लोग करते हैं जातिवाद के नाम पर वोट देते हैं, जिससे हमारा देश का ये हाल है, हमारे बिहार का ये हाल है। क्यों है? क्योंकि जातिवाद आज भी चरमोत्कर्ष पर है। जातिवाद के कारण हमारा समाज दिन प्रतिदिन पीछे की ओर बढ़ता जा रहा है। हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, विकसित क्यों नहीं हो रहा है? उसका मेन उद्देश्य है जातिवाद। बड़ा बड़ा मंत्री जो होता है वो भी जातिवाद के अनुसार ही लोगों को देते हैं क्या, रोजगार। सोचते हैं कि मेरे जाति का रहेगा तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो जाति के आधार पर ही लोग क्या करते हैं, बड़ा मंत्री भी आज जातिवाद के नाम पर जीत के जाते हैं, लेकिन कोई काम धंधा नहीं करते। कहते रोड तो हम बनवाइए देंगे, एक बार जिता दीजिए, हाथ गोर पैर सब जोड़ने लग जाते हैं, जिता देते हैं। मान लीजिए आरजेडी ही जीत गया तो क्या वो आरजेडी बार बार आएगा अपने क्षेत्र में? नहीं आएगा। तो इसीलिए देखिए, चुनाव जब भी आता है तो आप वोट दीजिए काम के नाम पर। अगर कोई काम करता है, कोई शिक्षित है तो वोट दीजिए, जाति के नाम पर वोट मत दीजिए। क्योंकि वोट देने, जाति के नाम पर आप वोट देते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कुछ देने वाला नहीं है। नेता किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। बहुत हम किसी नेता का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम आपको उदाहरण से समझाए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सारांश के साथ। कहता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। वो बाबा साहेब अंबेडकर अपने समय के सबसे शिक्षित व्यक्ति थे। कहता है प्राथमिक शिक्षा के बाद जब इनका प्राथमिक शिक्षा पूरा हो गया, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा के कोई नरेश थे, उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, तो आप उच्च शिक्षा के लिए कहीं चलिए जाइए। तो बड़ौदा के नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका से फिर वहां से लंदन गए, इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत किए। बहुत सारी अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत किए सामाजिक क्षेत्र में। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। ये हर एक क्षेत्र में अपना नाम रोशन किए, हर एक क्षेत्र में लोगों की सेवा किए। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। वकालत का मतलब क्या होता है? वकालत का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है आपको? जिसे जज के सामने जो वकालत करते हैं, वकील जिसे बोलते हैं आप देहाती भाषा में। कहता है समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने समाज में राजनीति के प्रति बहुत ही सक्रिय थे। इन्होंने
अछूतों को अधिकार दिलाने के लिए, स्त्रियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, मजदूरों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किए। कहता है उनके चिंतन हुआ, रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक थे। 3 प्रेरक का नाम कौन कौन थे? गौतम बुद्ध थे, कबीर दास जी थे, ज्योतिबा फुले थे। इन्होंने इनसे अंबेडकर जी बहुत प्रेरित हो गए थे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि इन्होंने संविधान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए हम लोग आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहते हैं, कहकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहता दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। दिल्ली में दिसंबर 1956 ईस्वी में आए। कहता है बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अनेक पुस्तकें लिखे। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण इस प्रकार है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिख भी दिया है, हु आर दे, हु आर स्वराज, द कास्ट इन इंडिया। और भी है अनेक इन्होंने रचनाएं लिखे हैं, जैसे द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, और है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटच एवल्स, हु आर दे, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ लिया जाएगा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन थे, या बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, बताइए। अगला है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। आगा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि इन्होंने रचनाएं लिखे। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। आगे है, कहता है यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा इनका हिंदी रूपांतरण किए, श्रम विभाजन और जाति। कहता है यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी में भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। आपसी में सहमति नहीं हो पाया था, जिसके कारण ये सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था और यह पढ़ा न जा सका और यह पढ़ा भी नहीं जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्य युगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यह एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। कहता है भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख बहुत ही शिक्षाप्रद है और इस चैप्टर के द्वारा, इस पाठ के द्वारा बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। जो लोग इस पाठ को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अगर वो क्लास 10 के अलावा और भी लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो वह इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो बहुत ही ये चैप्टर मजेदार होने वाला है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा।
जो क्लास 10 में वो भी उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। और जो लोग इस चैप्टर के जाति प्रथा के विरुद्ध हैं वो लोग इस क्लास को बहुत जरूरी है उनको देखना, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि जातिवाद का जो शब्द है वो हर एक क्षेत्र में विद्यमान है। आज वर्तमान आधुनिक समय में जातिवाद हर एक क्षेत्र में विद्यमान है, चाहे वो भारत हो, भारत के गली गली में, भारत के गांव में, हर एक क्षेत्र में जातिवाद आज चरमोत्कर्ष पर है। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की, श्रम विभाजन और जाति प्रथा की। तो एक एक बात, अगर आपके पास बुक हो तो बुक निकाल लीजिए और ध्यान से सुनिए, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, मुझे यहाँ समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो शुरुआत करते हैं, आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्लास को। कहता है यह विडंबना की ही बात है, कहता है यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कहता है, कहने का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ समझिएगा बात ध्यान से। कहता यह उपहास की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है। इस युग में आज भी जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है। देखा जाए अगर आप गांव घर से होंगे तो आप जरूर देखेंगे जातिवाद हर एक गांव घरों में है। शहर में थोड़ा कम भी है, लेकिन हर एक क्षेत्र में विद्यमान है जातिवाद, हर एक क्षेत्र में है, चाहे वह केंद्र लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो या पंचायत लेवल पर हो, है ना। हर एक क्षेत्र में जातिवाद है। यहाँ तो नेता लोग वही जातिवाद के नाम पर वोट लेना चाह रहा है, तो जातिवाद को कैसे खत्म किया जाएगा बताइए। नेता लोग वोट बैंक का एक जरिया बनाया है, वह है जातिवाद। क्योंकि नेता लोग अगर जातिवाद नहीं करेगा तो उसको वोट कौन देगा, लेकिन बताइए। कुछ लोग काम धंधा तो करेंगे नहीं, एक बार जीते गए तो 5 साल सो के उठते हैं कुंभकर्ण की तरह। और समझिएगा तो वोट लेने के लिए पैर, यहाँ तक कि अगर आप नहाएंगे ना घर पे तो कोचापा कल भी चला देगा, कपड़ा भी आपका नेता लोग साफ कर देगा। वोट लेना है भाई उनको, तो वह काम तो आपको कर ही देगा ना। इसीलिए एक बार जीते जाएंगे तो 5 साल कुंभकर्ण की तरह सोए रहेंगे नेता लोग का, तो यही आदत ही है। तो यही है कि मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं जातिवाद के बहुत ही विरुद्ध इंसान हूँ, जातिवाद का बहुत खिलाफ हमेशा करता रहूंगा। और जातिवाद के कारण आज हमारा समाज बहुत ही नीचे की ओर जा रहा है, बहुत पीछे की ओर जा रहा है हमारा देश। जातिवाद के कारण हमारा देश का विकास नहीं हो पा रहा है, गांव का विकास नहीं हो रहा है जातिवाद के कारण। क्यों? क्योंकि जातिवाद आज के हर एक गांव घरों में विद्यमान है, जिस कारण गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। हर एक क्षेत्र में जातिवाद अभी भी विद्यमान है। जब नेता ही लोग जातिवाद कर रहा है तो गांव में हुआ तो क्या हुआ भाई, नेता लोग तो कर ही रहा है ना कि मेरे को वोट दे दो, मैं आप ही की जाति से हूँ, आप ही की जाति से हूँ, वोट दे दो। लोग भी यही है, सोचता है कि मेरे जाति का है, वोट दे देते हैं। ये आरजेडी ज्यादा भी है, मैं भी ज्यादा भी हूँ, दे देता हूँ, ये सोचता है हम लोग। ऐसा सोच क्यों रखते हो यार, मत सोचो ऐसा। ये मानसिकता जो है कहीं ना कहीं आपका मानसिकता बहुत निम्न लेवल का है। अगर आप शिक्षित में अभी की तरफ देखिएगा ना, शिक्षित व्यक्ति भी जातिवाद का जो है समर्थन कर रहे हैं। कैसे होगा देश का विकास, जरा बताइए, सोच कर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपके गांव में भी जातिवाद का आज भी जातिवाद चल रहा है? हर क्षेत्र में जातिवाद विद्यमान है, क्या आपके गांव में भी है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। बिना जातिवाद का कोई काम अभी नहीं हो रहा, हर एक क्षेत्र में जातिवाद का आधार पर काम हो रहा है। क्या हाँ फलाना जाति से हो, हाँ चलो तुम्हारा काम हो जाएगा। आज के नेता लोग का यही पे धंधा बन गया है जातिवाद का। तो इसलिए जागो, जनता जागिए और ऐसे लोगों को चुनाव करिए जो ना जातिवाद के नाम पर वोट दीजिए, है ना। तो आप जातिवाद को छोड़ दीजिए, जो काम अच्छा करे, जो शिक्षित हो उसी को हो। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। जैसे हमने बताया आपको, यह विडंबना की ही बात है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कहने का तात्पर्य मैंने आपको समझाया कि यह उपहास की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है। जातिवाद का समर्थन करने वाला आज भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, जातिवाद का समर्थन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करता है, इसके जो है इसका जो समर्थक है कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए
कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्यों मानता है आवश्यक? चलिए देखते हैं। कहता है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कार्य कुशलता के लिए, काम को सही से करने के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्या ये सही बात है? नहीं। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, लेखक कह रहे हैं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। कहता जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ, जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। और श्रमिक विभाजन का मतलब क्या हुआ? जो मजदूर है उसका भी क्या करता है? विभाजन करता है कि कौन काम क्या करेगा, लोग ये डिवाइड करता है अलग अलग क्षेत्रों में, कौन सा लोग किस जाति का है, जाति के अनुसार लोग काम करेगा। तो ये हो गया श्रमिक विभाजन। ठीक है, जातिवाद के आधार पर लोगों को काम सौंप दिया जाता है कि ये काम ये तुम करोगे, ये काम ये करोगे, तुम्हारे लेवल का ये काम नहीं है, तुम्हारे लेवल का है। ये होता है श्रमिक विभाजन। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। कहता है श्रम विभाजन जो है निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में, विकसित समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती। कहता है कि भारत की जो जाति प्रथा है इसकी एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है। श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करता है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा नीच उच्च भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या समझ में आया आपको? देखिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक एक बात इंपोर्टेंट है। यहाँ पर कहता है भारत में की जो जाति प्रथा है ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करता, ये अस्वाभाविक बंटवारा ही नहीं करता है, बल्कि जिसको विभाजित कर दिया गया है वर्गों में उसको एक दूसरे की अपेक्षा नीच उच्च भी देखा जाता है। ये ऊंचा जाति का है, ये नीचा जाति का है, ये काम करेगा, ये वो काम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो उच्च नीच का जो करार है ये विश्व के किसी भी समाज में नहीं देखा जाता है, नहीं पाया जाता है। ये ओनली फॉर ओनली सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है उच्च नीच की जो प्रथा है। जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान ले, तथा जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान ले तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगर हम जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान ले तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। श्रम विभाजन किसको क्या काम करना है, किसी को रुचि किसे पढ़ाने में है, किसी को कुछ और काम में रुचि है, अगर आप उसको जो काम, उसका जो पेशा जो है उसी के आधार पर अगर आप काम सौंप दिया जाए और उनको आप पसंद नहीं ना हो कि मैं इस काम में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी समाज उसे ताना दे यही काम तुम करेगा, तुम्हारा यही काम है, तुम्हारा दूसरा काम नहीं है, तो क्या ये काम अच्छे से कर पाएगा वो व्यक्ति? नहीं कर, क्योंकि मनुष्य का जो रुचि है एक जैसा नहीं है। तो किसी काम को मान लीजिए नहीं करने का आदत है, किसी को कोई काम करने का आदत है, किसी व्यक्ति की रुचि किसी और सब्जेक्ट में, मान लीजिए उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको अंग्रेजी पढ़ने की आदत नहीं है और आपको कह दिया जाए कि भैया आपको अंग्रेजी पढ़ना ही पड़ेगा, आपको अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, तो क्या कहेंगे? आपकी तो रुचि अंग्रेजी में सब्जेक्ट में तो है ही नहीं, और आपको बोल दिया जाए कि भैया अंग्रेजी सब्जेक्ट को भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपकी रुचि नहीं है लेकिन फिर भी आपको दबाव दिया गया है कि आपको अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्या आपको इसमें रुचि लगेगी? नहीं। तो चलिए उदाहरण दिया मैंने, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का
निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें, जो व्यक्ति है उसकी क्षमता, है ना, उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी, है ना, इस सीमा तक विकसित करे जिसे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। व्यक्तियों की क्षमता कहता है कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए, अगर आप कुछ सभ्य समाज की निर्माण करना चाह रहे हैं, है ना, तो हम ऐसे व्यक्तियों को मतलब विकसित करें, तैयार करें जिससे वह अपनी रुचि के अनुसार अपने पेशा का चुनाव कर पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपनी रुचि का जब वह कोई पेशा चुनाव कर लेगा तो वह अपनी जिंदगी बढ़िया से जी पाएगा, अच्छे से काम धंधा करेगा, उसका मन भी लगेगा उसको काम करने में, और वो अपना जिंदगी अच्छे से जी पाएगा, है ना, अपने बच्चों को खुशहाल जीवन दे पाएगा, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाएगा। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण कहता है, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कोई माता पिता है और वह कोई काम कर रहा है, मान लीजिए कोई माता पिता है और वह कोई काम कर रहे हैं, है ना, उनकी सामाजिक स्तर के अनुसार जो बच्चे इस दुनिया में आने वाले होते हैं, अपनी माता के गर्भ में होते हैं, उनका जो पेशा है वह गर्भ में ही निर्धारण कर दिया जाता है। किसके द्वारा? समाज के द्वारा। यही काम करेगा बच्चा। मेरा बच्चा, मान लीजिए कोई है व्यक्ति है तो कहेगा कि मेरा बच्चा जो मैं कर रहा हूँ वही करेगा, है ना। ये सोच को बदलने की जरूरत होगी कि कोई मान लीजिए कोई सामाजिक स्तर पर कोई काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति, किसी के माता पिता, और कोई व्यक्ति बोले कि तुम्हें यही काम करना है, तो ये काम कैसे आप बताइएगा? निर्धारण से ही उसका मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करता, कहता है सॉरी, जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध कर रखती है। कहता है जाति प्रथा जो है एक मनुष्य को पेशे का एक दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध कर रखती है, एक ही पेशे में बांध भी देती है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ समझिएगा ध्यान से। जाति प्रथा जो पेशे का जो दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करता, जो पेशा है मनुष्य का, जो जाति प्रथा है, वह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखो ही मर क्यों न जाए, भले ही व्यक्ति भूखा ही क्यों ना मर जाए, भले ही पेशा उसके लिए उपयुक्त हो या उपयुक्त ना हो, उसके लिए पर्याप्त हो या ना हो, लेकिन उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है गर्भ धारण से ही उसके पेशा का निर्धारण कर दिया जाता है। और जिंदगी भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध कर रखने का काम कौन करता है? जाति प्रथा करता है। और इसका अंत होगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा इस काम करने में, क्योंकि जाति प्रथा कोई मामूली सी बात नहीं है, क्योंकि आजकल शिक्षित व्यक्ति भी जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना, उच्च नीच भेदभाव कर रहा है, छुआछूत की भावना आज भी है भारत में, उच्च नीच की प्रथा आज भी है, अमीर गरीब आज भी है, ये देखा भी जाता है कई समाजों में, आप देख सकते हैं। कहने का समझ में आपको, भले हो व्यक्ति भूखा ही क्यों ना मर जाए, भले उसका पैसा उसके लिए पर्याप्त हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले वह भूखा ही मर क्यों ना जाए, वह कमाए या ना कमाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको एक ही पैसा में जिंदगी भर भारत के लिए बांध देता है। कौन? जाति प्रथा। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है,
आधुनिक समय में यह स्थिति प्रायः देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात मतलब अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। मान लीजिए कि कभी कभी भविष्य को कोई देख रहा है, किसी का उद्योग धंधा है, कोई बिजनेस कोई कर रहा है, कोई उद्योग धंधा में कर रहा है, तो वो समय हमेशा एक समान तो नहीं होता है, कभी कभी स्थिति प्राय बदल भी जाती है और कभी कभी निरंतर विकास भी होता है और कभी कभी उसमें परिवर्तन हो जाता है अचानक। तो मनुष्य को उसका पेशा बदलने का भी अधिकार देना होना चाहिए, जो जातिवाद नहीं देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो जो पेशा में वो पहले से काम कर रहा है वो पेशा उसका चल नहीं रहा है, वो क्या करे, उसी में वो बेचारा इनकम अच्छा हो नहीं रहा है, तो कोई ना कोई नया पेशा बदल सकता है। जो जातिवाद उसे रोक रहा है ना, कि जातिवाद रोक रहा है कि नहीं दूसरा दूसरा पेशा नहीं करेगा, तुम ये हो कास्ट की, ये कास्ट को तुम यही पेशा करोगे। अगर पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो लोग भूखे मर जाएंगे ना, मर ही जाएंगे, क्योंकि उसका पेशा तो चल ही नहीं रहा, उसका धंधा तो चल ही नहीं रहा, समय तो समान होता नहीं है सर। तो इसीलिए जातिवाद बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है आधुनिक समय में। और कहता है और यदि प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अगर पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो मनुष्य को तो क्या उसके भूखे मरने के अलावा कुछ चारा रहेगा? नहीं रहेगा। कहते सुनिएगा ध्यान से, जाति हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को, हिंदू प्रथा की जो जाति प्रथा है, किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। जो उसका पैतृक मतलब क्या हुआ, जो उसका परदादा दादा परदादा उसके जो खानदान है उन्होंने वो ऐसा पेशा नहीं किया हो। तो हिंदू धर्म का जो जाति प्रथा है ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो, उसका जो खानदान उसका पेशा नहीं किया हो। तो जो खानदान किया पेशा है वही भारत में जो है हिंदू धर्म में वही पेशा के लिए चुना जाता है। क्या आप यही पेशा हो, यही पेशा हो, भले ही उसमें पारंगत हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। मान लीजिए कोई पेशा में वो पारंगत नहीं है और कुछ ऐसा पेशा है जिसमें वो पारंगत है, तो ये अनुमति नहीं देता है कौन, हिंदू धर्म में जाति प्रथा। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। मैं जाति प्रथा पर बोलने के लिए बहुत सारा शब्द है मेरे पास, मैं बोल सकता हूँ, कई घंटों तक बोल सकता हूँ, मेरे पास इतना शब्द है, शब्द भंडार है, मैं जाति प्रथा के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ। ठीक है, कहता है इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बना हुआ। प्रत्यक्ष मतलब सामने, ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने, ठीक है, ठीक है, समक्ष। आज भी भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जातिवाद है, जिसपे सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार जातिवाद को बढ़ावा दे रही है वोट बैंक के लिए, ठीक है, जो सही नहीं है देश के लिए। आगे चलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। तथा श्रम विभाजन की जो दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, बहुत ही गंभीर रूप ले चुका है जाति प्रथा आज के देश में, हमारे देश भारत में गंभीर रूप ले चुका है जाति प्रथा, जो कि बहुत सही नहीं है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। ये जाति प्रथा जो है जाति के अनुसार निर्भर करता है, ये मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। स्वेच्छा का मतलब क्या हुआ? इच्छा के अनुसार निर्भर नहीं रहता है ना। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या हुआ?
मनुष्य की अपनी इच्छा पर ये जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा जो का जो श्रम विभाजन है, मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं कराता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान महत्व नहीं दिया जाता है। जाति प्रथा का जो है श्रम विभाजन कहता है मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, भले ही व्यक्तिगत भावना जो भी हो, व्यक्तिगत रुचि कोई भी हो, इसमें इसका किसी का कोई स्थान नहीं दिया गया। जाति प्रथा नहीं देती है किसी का स्थान। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था वश करते हैं। आजकल लोग ने जो निर्धारित कार्य है, आज का जो निर्धारित कार्य है लोगों का, निर्धारित जो कार्य है लोगों का, उसमें भले उसकी रुचि ना हो सॉरी, भले ही व्यक्ति की इसमें स्वाभाविक रुचि ना हो, ठीक है, भले ही इसमें स्वाभाविक जो निर्धारित कार्य है उसमें भले ही उसका रुचि हो या ना हो, केवल वो व्यवस्थावश वह उस कार्य को कर रहा है। व्यक्ति की रुचि नहीं हो उस कार्य को, जाति प्रथा व्यवस्थावश करवा रहा है। क्यों? जातिवाद। व्यक्ति का रुचि नहीं होते हुए भी उसको व्यवस्थावश करना पड़ता है इस कार्य को। ये जाति प्रथा एक बहुत ही विडंबना की बात थी है और भारत में बनी हुई रहेगी, और इसको खत्म करने के लिए लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, और इसमें बहुत समय लग सकता है। ये एक दिन का खेल नहीं है। ये बहुत ही मैं बोलता आ रहा हूँ, ये जो जातिवाद है, ये नेता लोग बढ़ावा दे रहे हैं जातिवाद से, जो कि वोट बैंक के लिए सबसे। आगे देखते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर चालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। मान लीजिए किसी काम में आपका रुचि नहीं हो, कोई काम ऐसा है इसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, है ना। कोई काम में आपका मन नहीं लगता होगा, है ना, कोई काम में मन आपका नहीं लगता हो और वह कार्य आपको बार बार करने के लिए कहा जाए, आप काम अच्छा से नहीं कर पाएंगे। जिसमें आपका मन ना लगता हो और आप टाल टाल कर काम मतलब क्या होता है, आजकल करके काम करिएगा, कम काम कीजिएगा ना, क्योंकि आपको उस काम में रुचि नहीं है, तो उसके लिए उस काम को कम करिएगा, उसमें प्रेरित आपको ज्यादा प्रेरित नहीं, जिस काम से आप क्या कीजिएगा, स्वभावतः उस काम को आप कम करिएगा ना, कि इस काम में मेरा रुचि नहीं है। किसी को मान लीजिए पढ़ने में रुचि नहीं है, उसको बार बार बोला जाए कि बाबू पढ़ लो, तो उसका जो स्वाभाविक रुचि है उसमें तो है ही नहीं, तो कैसे पढ़ पाएगा, है ना। तो अगर मान किसी बच्चे का रुचि पढ़ने में नहीं, तो बार बार पेरेंट्स के द्वारा बोला जाए बेटा पढ़ लो, क्योंकि उसका रुचि नहीं है, उसको रुचि जागृत करने के लिए मेहनत करने की जरूरत होगी, उसको किसी न किसी बात से प्रेरित होने की जरूरत पड़ेगी, तभी तो वो पढ़ पाएगा। ऐसा ही यही है जातिवाद जो है, कहता है ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का दिल ना लगता हो, न दिमाग लगता हो, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का काम करने में दिल ना लगता हो, मन ना लगता हो, न ही वो उनका दिमाग लगता हो, तो किसी भी कार्य में कैसे कुशलता प्राप्त कर लेगा, कैसे महारत हासिल कर लेगा, कैसे किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर लेगा, बताइए। आपका रुचि किसी काम में करने में है ही नहीं, किसी कार्य को करने में आपको रुचि है ही नहीं, ना इसमें दिल आपका लग रहा, ना मन लग रहा आपका, ना दिमाग अच्छे से काम कर रहा हो, तो किसी काम में आप कैसे कुशलता हासिल कर लीजिएगा। चलिए आगे। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक होता है। ये जातिवाद कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लोगों को आर्थिक रूप से भी क्या करता है, हानिकारक प्रथा है। लोगों की आर्थिक स्थिति को दिन प्रतिदिन घटा रहा है जाति प्रथा, ठीक है। आर्थिक रूप से क्या हो रहा है, उसको इनकम तो कम ही होता जाएगा ना, इसमें किसी व्यक्ति को काम में रुचि ना लगता हो, जिसका ना कभी दिमाग काम में लगता हो, ना वो अपना तन मन धन देता हो, और केवल व्यवस्था अवश्य करता हो किसी काम को, तो कैसे उसका आर्थिक स्थिति उन्नत होगी, नहीं ना होगी। उन्नत करने के लिए उसका मन लगेगा किसी कारण काम को करने में, तभी तो किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कुशलता हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आर्थिक रूप से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक प्रथा है।
क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। क्योंकि मनुष्य की जो स्वाभाविक अभिरुचि है, जिस काम में मनुष्य करने में सक्षम है, रुचिकर है, उसमें उसका दिल लगता है, मन लगता है, दिमाग लगता है, उस काम को जातिवाद करने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित नहीं कर पा रहा है। व्यक्ति की आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर उसे निष्क्रिय बना देता है। अगर कोई काम करने में सक्रिय है, क्या सक्रिय मतलब काम कर रहा है, और निष्क्रिय का मतलब होता है काम बंद कर दिया, कुछ काम कर ही नहीं रहा, उसमें किसी का काम निष्क्रिय हो गया, यानी कि काम करने के लायक नहीं रहा, काम कर ही नहीं रहा, उसे हम निष्क्रिय बोलते हैं। नियमों में अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर मनुष्य की जो स्वाभाविक रुचि है उसको दबा दिया। किसने दबाया? जाति प्रथा ने दबाया। और क्या क्या मनुष्य को जो है निष्क्रिय बना देती है, काम चोर बना देती है। लोगों को काम चोर क्या कह सकते हैं? काम करने के लिए आलसी बना देती है कि आप मान लीजिए किसी काम आपका रुचि है तो आप कैसे करिए किसी काम को, यही बात होता है। ये जातिवाद जो है बहुत ही विडंबना की बात है। आगे चलते हैं। हाँ चलिए, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, मैं तो जातियों का हमेशा विरुद्ध हूँ, था, हूँ, रहूंगा हमेशा के लिए, है ना? तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? आइडियल सोशल मतलब हुआ आदर्श समाज क्या है? तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता हो, लोगों को स्वेच्छा पूर्वक काम करने की स्वतंत्रता हो, लोग आत्मनिर्भर हो, अपने इच्छा अनुसार अपना पेशा का चुनाव कर ले, अपनी इच्छा अनुसार काम करे, है ना? सभी को समता हो, समता मिले, समता का अधिकार मिले, इक्विटी मिले, और लोग अपने अनुसार काम करे, अपनी इच्छा के अनुसार करे, स्वतंत्र होकर किसी भी काम को करे, तो अपने काम में क्या करेगा? कुशलता प्राप्त कर लेगा, ना उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय होगी, वह दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ेंगे, प्रगति की ओर बढ़ेंगे। समता भातृत्व पर आधारित होगा, भाईचारे के आधार पर होगा, है ना? तो आप क्या कहेंगे इस पर? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। कहता है किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, आदर्श समाज में कितनी गतिशीलता होनी चाहिए इसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके, समाज विकासशील हो, विकसित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक के लोग जो हो समाज में वह विकसित हो, काम अपने अपने काम को करे, सुचारू रूप से करे, सक्षम हो कार्य करने में, अपने पेशा का चुनाव स्वयं कर ले, है ना? अपनी जिंदगी स्वतंत्रता पूर्वक जिए, किसी को कोई रोक टोक ना हो, लोग तरक्की करे, प्रगति करे। मैं तो यही इच्छा हमेशा व्यक्त करता हूँ कि लोग आगे बढ़े। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। मैं भारत के सभी लोगों से आग्रह, विनती, निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना अति आवश्यक है। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, जातिवाद के खिलाफ होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, भाईचारे की भावना रखना चाहिए, लोगों को आपसी में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। कहता है सामाजिक जीवन में संपर्क के अनेक साधन, अबाध संपर्क के अनेक साधन मतलब बहुत सारे संपर्क के साधन वो अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तरक्की के कई साधन उपलब्ध रहने चाहिए, अनेक साधन जो है उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम लोग हैं अभी, इसमें जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किया, जिसमें सभी को हमारा भारतीय संविधान समता, समानता, स्वतंत्रता प्रदान, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा,
है ना। सभी को एक समान अधिकार दिया जाएगा हमारे सरकार के दृष्टिकोण से, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक अधिकार दिया जाएगा, सभी सभी को जो है एक समान अधिकार दिया जाएगा। किसी के भी व्यक्ति के साथ न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, है ना, और जाति धर्म के आधार पर, किसी के भी जाति धर्म के आधार पर छुआछूत नहीं किया जाएगा, यानी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारे संविधान में लिखा गया है। और इसी का जो दूसरा नाम है वह है लोकतंत्र। आपसी भाईचारे में मिलजुल कर रहे, लोग रहे, खुशी से रहे और आगे बढ़े, यही है लोकतंत्र जो हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। समाज में जो भी लोग होते हैं, समाज में जो भी लोग होते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे से बांटते हैं, अपना दुख सुख एक दूसरे के साथ बांटते हैं, अपने अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इसी का नाम क्या है? लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र है। इसमें यह आवश्यक है कि हम अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखें। हमारे मन में अपने साथियों के प्रति सम्मान व श्रद्धा का भावना हो, प्रेम की भावना हो, है ना, प्रेम की भावना हो। किसी के साथ हम लोग दुर्व्यवहार ना करें, किसी के साथ जातिवाद के नाम पर भेदभाव ना करें, सभी लोगों के साथ मिलजुल कर भाईचारे की भावना रखें, है ना, और सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है, सभी लोग मिलजुल कर कार्य करें। तो ये चैप्टर आज के लिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा का एंड होता है। तो आप उससे एक रिक्वेस्ट है कि आपको यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, कि आपके गांव में भी जातिवाद की भावना आज भी है। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा आपके गांव में क्या आज भी जातिवाद की भावना आज भी विकसित है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं क्या आवश्यक बात है आपको बता दूं, एक आवश्यक मैं आपको बातें बता दूं। एक आवश्यक बात है, सूचना है आपके लिए, आवश्यक सूचना है मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आपको पीडीएफ वहीं से मिल जाएगा। एक टेलीग्राम चैनल है मेरा जिसका नाम है श्रेया ऑनलाइन क्लासेस। टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जो है मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जितने भी क्वेश्चन और आंसर है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में साथ में प्रोवाइड कर दूंगा। और इस चैनल को आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, श्रेया ऑनलाइन क्लासेस। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।